Hello everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. आज के सेशन में हमें कवर करना है 6 अगस्त की टॉप न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके. फाइन. एंड वी विल एंड दिस सेशन विद द क्विज एंड क्विज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इस बार देने ही है. फाइन. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. आज का जो की डिस्कशन पॉइंट रहने वाले हैं उन्हीं में से है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेररिज्म ग्रुप, शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम. फाइन. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, देन एट द एंड हम रिवीजन करेंगे. फाइन. जो रिवीजन के क्वेश्चन है वो आफ्टर द डेली करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बाद हम सेशन के एंड में रिवीजन को इंक्लूड करने वाले हैं. फाइन. स्टार्ट करते हैं. Let's start the session with the very first question. What is the rank of India in Travel and Tourism Development Index 2024? Travel and Tourism Development Index 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही इस बार? The answer is 39. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 39 इन दी 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. फाइन. इसमें जो डेटा हाईलाइट हुआ है वो 2022 का डेटा हाईलाइट हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया हैड 14.3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट जिसमें से 1.47% ग्लोबल मार्केट से है एंड 15.66% एशिया पैसिफिक से रिलेटेड है. फाइन. इसी के साथ यहाँ पर जो की डिस्कशन पॉइंट रहने वाला है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्या बता सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडिंग ईयर कौन सा है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लेट्स डिस्कस. बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था क्लॉस श्वाब ने. पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, डब्ल्यूई का फाउंडर मेंबर कौन है? क्लॉस श्वाब. कब किया था? 1971 में. और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. फाइन. साथ ही इस रिपोर्ट में इंडिया को जो स्कोर दिया गया है वो है 4.25 का स्कोर और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है एवरी 2 ईयर. फाइन. इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अदर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है उन्हीं में से है काउंट होती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. ये वेरियस रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. फाइन. इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया की बात की जा रही है. बेसिकली प्रेजेंटली कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को? गजेंद्र सिंह शेखावत रिप्रेजेंट कर रहे, करंट मिनिस्टर है. अभी आपको फिलहाल ध्यान रखना है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 रैंक पे रहा और स्कोर क्या था इंडिया का? 4.25. फाइन. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है. रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज और कौन बना है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर. रिसेंटली साधना सक्सेना नायर बन चुकी है फर्स्ट वुमेन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस और इनका स्टार्ट हो रहा है जो पोस्ट है 1 अगस्त 2024 से ये इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस को लीड करेगी. फाइन. इसी के साथ शी इज अ थर्ड जनरेशन आर्म फोर्स मेंबर जो कि ग्रेजुएट हुई है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से एंड 1985 में इन्होंने कॉप को ज्वाइन किया था. फाइन. इसी के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज ये ऑलरेडी रह चुकी है और ये भी फर्स्ट वुमेन थी. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज कौन है? उनका नाम भी क्या रहेगा? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर. फाइन. इसी के अलावा काफी सारे ऑनर्स इनको मिल चुके हैं. उन्हीं में से एक इंक्लूड है विशिष्ट सेवा मेडल. विशिष्ट सेवा मेडल जो कि इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन है वो इनको ऑलरेडी मिल चुका है. फाइन. इसी के साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट की मैं आपसे बात कर रही हूँ, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम कवर करेंगे. डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस एक्चुअली एवरी विंग ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स जस्ट लाइक आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, सबकी एक मेडिकल विंग होती है और इन्हीं मेडिकल विंग यानी 3 मेडिकल विंग आर्मी की, नेवी की और एयर को इन सबको इंटीग्रेट करके एक टर्म बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको नाम दिया गया आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस. कब? 1948 में. और आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के जो हेड करते हैं वो कौन है? डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस. और इसके लिए जो कमिटी है वो है डॉक्टर बीसी रॉय कमेटी. डॉक्टर बीसी रॉय कमेटी की सिफारिश पर इस टर्म को लाया गया डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज. और कौन है प्रेजेंटली
लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह फोर्स। फाइन। सो तीनों जो आर्म फोर्स है इंडिया के, उसकी मेडिकल सर्विस को रिप्रेजेंट करने की जो सिंगल पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, प्रेजेंटली कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। फाइन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कवर करी है इस टॉपिक से। और इसी के साथ क्वेश्चन पे हम रहते हैं। क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट वुमेन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। आंसर क्या रहेगा? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ. So the next one is Sharavati Pump Storage Hydroelectric Plant recently seen in the news is built on which river? So the answer is Karnataka. So recently Karnataka बनाने जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसका नाम रहेगा शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। और किस रिवर पे? शरावती रिवर पे। फाइन। सो रिसेंटली सीईए यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट कर्नाटका में रहने वाला है एंड सेकंड प्रोजेक्ट विल बी इन उड़ीसा। जो कर्नाटका का प्रोजेक्ट है वो 2000 मेगावाट कैपेसिटी का रहेगा। नाम है शरावती प्लांट इन कर्नाटका। और कर्नाटका में भी एग्जैक्टली कहाँ पर? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत के कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रहने वाला है, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है। और नाम क्या है? शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। फाइन। एंड जो सेकंड प्रोजेक्ट रहा है वो 600 मेगावाट कैपेसिटी का है। नाम क्या है? अपर इंद्रावती प्लांट इन उड़ीसा। फाइन। इसी के साथ सीई के दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सीईए की बात की जाए, सीईए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था। और किसके अंडर आता है ये? पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। बेसिकली इसमें 6 फुल टाइम मेंबर और 1 चेयरमैन है। और चेयरमैन का नाम क्या रहेगा? घनश्याम प्रसाद चेयरमैन का नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फाइन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज recently India signed an agreement with which country to develop National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat. So recently India ने साइन करा है एक एग्रीमेंट ताकि NMHC को डेवलप किया जा सके। कहाँ पर? लोथल, गुजरात में। सो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है वियतनाम के साथ। सो रिसेंटली वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है? फार्म मेन चेन, ये इंडिया के विजिट पे रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने इंडिया के साथ काफी सारे एग्रीमेंट्स में साइन करा। उसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है $300 मिलियन का लोन फॉर वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इसी के साथ जो 9 एग्रीमेंट साइन हुए दो कंट्रीज के बिटवीन, वियतनाम और इंडिया, उन्हीं में से एक इंक्लूडेड है कि वियतनाम ज्वाइन करेगा डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोएलिशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टार्ट किया था किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। फाइन। और इसी के साथ एक प्लान डेवलप किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर? गुजरात में। फाइन। सो लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल। सो यहाँ पे बात की जा रही है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोएलिशन को स्टार्ट किया था किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। सो CDRI इज एन इंटरनेशनल कोएलिशन लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और कब लॉन्च किया था? 23 सितंबर 2019 में किया था। और कहाँ पर? यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान। फाइन। सो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2019 को लॉन्च किया था कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका रिसेंटली मेंबर बना है वियतनाम। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म की बात की जा रही है, दैट इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC, जो कहाँ पर है? लोथल, गुजरात में है। सो लोथल गुजरात में जो NMHC है वो एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम बनने जा रहा है और इंडिया का ग्रैंडेस्ट नवल म्यूजियम रहने वाला है। ये पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी जो जहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा NMHC का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जाएगा। कहाँ पर? लोथल में। और इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है सागरमाला प्रोग्राम का। इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है सागरमाला प्रोग्राम, उसी का पार्ट है NMHC का डेवलपमेंट, जिसमें अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट कर रहा है वियतनाम। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज
So the next one is recently where was the fourth Rashtriya Hindi Vigyan Sammelan 2024 held? So the answer is Bhopal. So recently fourth edition हुआ है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का. कहाँ पर? भोपाल में हुआ. 30 से 31 जुलाई के बिटवीन ये सम्मेलन हुआ है भोपाल में. बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है हिंदी में थ्रू 6 सेशन ऑन वेरियस टॉपिक. ये बेसिकली एम रहा इस कॉन्फ्रेंस का. किसने ऑर्गेनाइज करवाया? CSIR AMPRI भोपाल ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है और ये अलाउ करता है रिसर्च को हिंदी में प्रेजेंट करना. सो रिसेंटली हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का फोर्थ एडिशन भोपाल में होस्ट किया गया. फाइन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC इन गुजरात रिसेंटली इन दी न्यूज. सो जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है उसके लिए जो नोडल बॉडी रहने वाली है कौन है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल बी द नोडल बॉडी फॉर द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर. कहाँ पर? गुजरात. गुजरात में भी कहाँ पर? जामनगर में. सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने साइन करा है $8.5 million का एग्रीमेंट किसके साथ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के डेवलपमेंट के लिए. और कहाँ पे किया जाएगा? जामनगर गुजरात में. जामनगर गुजरात, इस लोकेशन को तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जानता है और इसे कहा जाता है ब्रास सिटी. ब्रास सिटी भी कहा जाता है जामनगर गुजरात को. सो बेसिकली जो फंडिंग की जा रही है ये सपोर्ट करेगा सेंटर के एक्सपेंशन को और अगले 10 साल तक रिसर्च को. इसी के अलावा GCTM यानी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है $250 million का, जो कि एम कर रहा है ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करना और उसमें इंटीग्रेट करना है ट्रेडिशनल मेडिसिन को विथ मॉडर्न साइंस. फाइन, इसी के अलावा जो अदर पॉइंट हम कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को. और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ही है. स्विट्जरलैंड में एग्जैक्ट कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. फाइन, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द नेक्स्ट वन इज according to recent data, which country is the second largest aluminium producer in the world? So, second largest aluminium producer की बात की जा रही है in the world and the answer is India. So, recently India बन चुका है second largest aluminium producer और first largest aluminium producer कौन है? China. China is the first largest aluminium producer. So, रिसेंटली जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है वो 1.2% से 10.4% लाख टन तक इंक्रीज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के Q1 में. फाइन, और इसी के साथ इंडिया स्टैंड करता है एज द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड. फाइन, तो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि रिसेंटली जो सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन चुका है वो कौन है? इंडिया है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So the next one is what is surrogate advertising recently seen in the news? So term है surrogate advertising, recently news में था और ये term क्या represent करता है? So basically answer is option number B, an advertisement that duplicates the brand image of one product to promote another product of the same brand. यानी same brand के एक product की advertisement करने के लिए दूसरे product की help लेना, इसी को कहा जाता है surrogate advertising. Fine. रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अर्ज कराया SAI से. SAI स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड BCCI से. BCCI स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि वो होल्ड करे, स्टॉप करे सैरोगेट एडवर्टाइजिंग ऑफ टैबकू एंड अल्कोहल बाय द एथलीट्स. सो एथलीट्स के द्वारा जो प्रमोशन किया जाएगा टैबकू और अल्कोहल का, उस पर बैन लगाने के लिए अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर अप्रूव करे हैं साई एंड BCCI को. दैट्स व्हाई सैरोगेट एडवर्टाइजिंग अभी न्यूज में रहा था. इसका मीन क्या है? वन प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द अदर प्रोडक्ट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैन लगा रखा है प्रमोशन पे किसके? अल्कोहल और टबैको. सो उसी के लिए जो ब्रांड कंपनीज है उन्होंने अनदर वे निकाला है अपने इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए और वो टर्म क्या है? सैरोगेट एडवर्टाइजिंग.
जो अलाउ करता है टबैको और लिक्विड का कंपनीज का अपनी रिकग्नाइजेशन को और एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए, बनाए रखने के लिए और अपने ब्रांड को एक्सटेंड करने के लिए। फाइन। इसी के साथ यहाँ पर जो अलग टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, जो अदर इंफॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं, वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1984 में डेवलप किया गया था टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसी के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात की जा रही है, जो कि क्रिकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? रोगर बिन्नी है। सीईओ कौन है बीसीसीआई के? उनका नाम है हेमांग अमिन है। और रिसेंटली जो मेंस के कोच बने हैं वो कौन है? गौतम गंभीर है। क्या बता सकते हैं विमेन कोच कौन है बीसीसीआई के लिए? सो रिसेंटली जो विमेन कोच बने हैं वो है अमोल मजूमदार। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस किस कंट्री से बिलोंग करता है? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, सो द आंसर इज ईरान। सो बेसिकली ईरान के द्वारा स्टार्ट किया गया था एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि वहां का एक इनफॉर्मल कोalition है, गठबंधन है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टेररिज्म ग्रुप का एक सिंगल गठबंधन, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाई इट इज इन न्यूज? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली जो हमास का लीडर था इस्माइल हानी है, तेहरान एयर स्ट्राइक में मारा गया। और इसराइल की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि जो ईरान का नेक्स्ट स्टेप होगा इसराइल पर अटैक के लिए, उसी में से ईरान अब हेल्प लेने वाला है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। फाइन। जनरली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को स्टार्ट किया गया था 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन के बाद। जब 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद कोलिशन बना था एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस किस किस के बिटवीन? हेजबुल्ला ग्रुप के बिटवीन। हेजबुल्ला ग्रुप ये कहाँ का है? लेबनान का है। हमास ग्रुप ये कहाँ का है? यमन का है। पीआईजी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद एंड दी हुतीज। फाइन। सो बेसिकली इन टेररिज्म ग्रुप को मिलाकर इस गठबंधन को स्टार्ट किया गया था। हुतीज को, पीआईजी को, हमास को, हजबुल्ला को, और ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं अगर हम इसकी बात करें। सो जो हिजबुल्ला है वो टेररिस्ट ग्रुप है कहाँ का? लेबनान का है। जो गाजा का टेररिस्ट ग्रुप है हमास है। हुतीस कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमन से बिलोंग करते हैं। एंड गाजा में ही पीआईजे है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ग्रुप। फाइन। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। Next one is recently Indian radio astronomers has identified 34 new giant radio sources using which telescope? So recently जो Indian radio astronomers है उन्होंने recently 34 new giant radio sources का पता लगाया है। और किस टेलीस्कोप को यूज करके इन giant radio sources को देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है? सो द आंसर इज जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। सो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को यूज करके रिसेंटली इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई करे 34 न्यू जाइंट रेडियो सोर्सेस। फाइन। बेसिकली ये रेडियो सोर्सेस क्या होते हैं? सो जाइंट रेडियो सोर्स एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। सो GRSS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म? जाइंट रेडियो सोर्सेस, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। और ऐसे ही 34 न्यू लार्जेस्ट स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन हुई है। किसने, किन्होंने करी है? इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने करी है। कहाँ से करी है? पुणे से करी है विद द हेल्प ऑफ जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जेएमआरटी की बात की जाए, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, सो कौन इसको प्रोसेस करता है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स करता है। कौन करता है? एनसीआरई के अंडर आता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। फाइन। एंड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए तो एनसीआरई को कौन ऑपरेट करता है? इंडिया का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑपरेट करता है एनसीआरई को। फाइन। जो कि स्टडी करता है जाइंट रेडियो सोर्सेस की। फाइन। इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस था वो कंप्लीट होता है। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं हम रिवीजन सेशन की तरफ। सो रिसेंटली जो इंडेक्स रहे हैं, हमारा जो सेशन था इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम इंडेक्स से ही रिवाइज करने वाले हैं। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024? सो इंडिया की रैंक 82 थी। एंड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर recently mentioned in the news? So जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? टू एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोड
geocoded addressing system in India. Fine. Recently, which state become the first in the country to introduce the concept of gross environmental product index? So ये start किया है उत्तराखंड ने. उत्तराखंड ने introduce करा है environment produce gross environment product index. Fine. Next one is which institution recently released this fourth edition of SDG Sustainable Development Goal Index 23-24. So नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स को पब्लिश किया था, फोर्थ एडिशन को पब्लिश किया था. एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. एंड न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, अनाउंस किया था? सो द आंसर इज यूनेस्को ने. कहाँ पर, कब? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स के दौरान. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एआई preparedness index 2024? So AI preparedness index 24 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 72nd इंडिया की रैंक रही थी. इसी के साथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रहा था, इंडिया की रैंक उसमें 63 थी. एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहा था, उसमें इंडिया की रैंक 176 थी. और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सा प्लेस सिक्योर किया था? 19th प्लेस सिक्योर किया था वर्ल्ड वाइड इंडेक्स में. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन. सो कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं. जिस प्रकार भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन को होस्ट किया गया था, उस प्रकार अदर जो कॉन्फ्रेंस रही उसकी बात कर लेते हैं. विच कंट्री होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स? सो इंडिया ने होस्ट किया. रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड एज पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव फॉर द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29? अजरबैजान का इनिशिएटिव रहा था ये. एंड फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील्स लाइक रोड हेल्थ, ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी. दिस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा यूनेस्को ने. एंड वेयर वाज द थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान है. सो अफगानिस्तान पे जो यूएन का थर्ड कॉन्फ्रेंस था वो दोहा कतर में हुआ था. एंड थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन एमएनडी अवेयरनेस केयर एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पे हुआ था? NIMHANS बेंगलुरु में हुआ था. बेंगलुरु में हुआ था अवेयरनेस केयर एंड मैनेजमेंट पर एनुअल कॉन्फ्रेंस. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवीजन के क्वेश्चन पे. सो मिनिस्ट्री के जो इनिशिएटिव रहे हैं उसका हम रिवाइज करेंगे. सो विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने लॉन्च किया. निपुण भारत मिशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने. ई उपहार पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने. समाधान पोर्टल ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने. एंड किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सिम्स 2.0 द अपग्रेडेड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने. एंड कितना फंड अलोकेट किया गया है फॉर द इंडिया एआई मिशन फॉर 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? सो ₹551 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. फाइन. सो इसी के साथ रिवीजन सेशन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन पे. सो इसी के साथ स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि जुलाई के डेटा से ही लिए गए हैं. जुलाई का मंथ आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. जुलाई की जो मंथली क्विज थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है. मंथली वीडियो भी आपने देख लिया है. फाइन. सो उसी बेसिस पे इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी ही लर्निंग के लिए है. सो जितने आते हैं उतने ट्राई कीजिए जितने आपको आंसर पता है. बाकी कल के स्टार्टिंग सेशन में मैं इनके आंसर आपसे डिस्कस कर लूंगी. फाइन. सो इसी के साथ यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर.